इस वीडियो में जो हमें चैप्टर कवर करना है वो आपका चैप्टर 8 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई, मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई और मीजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, या फिर एक्सेस सप्लाई की जगह डेफिशिएंट डिमांड वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें पढ़ना क्या है, देखो एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। ये सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है हमारे लिए, वैसे तो बहुत तरीके का होता है, हमने पढ़ रखा है इंडियन इकोनॉमिक्स में भी, लेकिन बेसिकली अगर हम इस चैप्टर के बिहाफ से बात करें तो इस चैप्टर के बिहाफ से दो तरीके का होगा। एक होगा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, और दूसरा होगा अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, उन लोग को, जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, मतलब लोग काम करना नहीं चाहते हैं और उन्हें काम मिल भी रहा होता है, ठीक। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है हमारी जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने को तैयार हैं, उन्हें मार्केट वेज रेट पे नौकरी नहीं मिलती है, ठीक। तो ये जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में लोग आते हैं, इन्हें हम लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते हैं, इनवॉलेंट्री में जो आते हैं उन्हें काउंट करते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए 1 से 3 नंबर में आ सकती है, ठीक। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया सिचुएशन इन विच पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, ऑल दो लेकिन सुटेबल वर्क इज अवेलेबल फॉर देम, मार्केट में उनके लिए वर्क है लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहते। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है इन विच पीपल आर रेडी टू वर्क, लोग काम करने को तैयार हैं एट प्रिवेलिंग वेज रेट, मार्केट में जो भी सैलरी मिल रही है उस पर काम करने को तैयार हैं, बट डू नॉट फाइंड वर्क, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। ये इंक्लूड नहीं किए जाएंगे लेबर फोर्स में, ये इंक्लूड किए जाएंगे लेबर फोर्स में। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसके बाद अब हमें जो सीखना है वो सीखना है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट? तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लेते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। पहले इसको सीखने से पहले एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लेते हैं हमारे देश में पॉपुलेशन है कितने लोगों की? 7 लोगों की। तो 7 लोग बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 और 7। मान लेते हैं हमारे देश में 7 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इससे पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा एक अभी, ठीक। हम मान लेते हैं हमारे देश में 7 लोगों की पॉपुलेशन है। इन 7 लोगों में से ये 2 लोग बेचारे ऐसे हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, मतलब इन्हें अगर काम मिलेगा भी तो ये काम नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक। तो ये लोग हमारी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे, कि ये अपनी स्व इच्छा से ही क्या है? अनएम्प्लॉयड है। इसके बाद कुछ लोग हैं और हमारे देश में, जैसे ये इंसान है, ये काम कर रहा है, इसके पास नौकरी है, इसके पास भी नौकरी है, ये दोनों बेचारे जो हैं वो नौकरी इनके पास नहीं है और ये नौकरी को ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड में आ जाएंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हुआ, हमारे देश की लेबर फोर्स कितनी? तो हमारे देश की इस क्वेश्चन में लेबर फोर्स है 5। क्यों है? इसीलिए है, लेबर फोर्स का फॉर्मूला होता था पर्सन्स वर्किंग, जितने लोग काम कर रहे हैं, प्लस पर्सन्स सीकिंग वर्क, जितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं और 2 लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये सिचुएशन हो गई। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट को मान लो ये दोनों बेचारे जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, इन दोनों को नौकरी मिल जाए, इन दोनों को
नौकरी मिल जाए, इन दोनों को नौकरी मिल गई, तो अब जैसे ही इन दोनों को नौकरी मिली, पर्सन्स वर्किंग 5 हो गए और सीकिंग वर्क 0 हो गए। हो गए नहीं हो गए? ये हो गया नहीं हो गया? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे देश में अब इस सिचुएशन में 0 इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है? कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ कि मेरे देश में 0 इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है? भाई ऑब्वियस ही बात है, यही तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड थे, अब इन दोनों को नौकरी मिल गई तो ये तो गए, इन दोनों को तो काम ही नहीं करना है, ये तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, तो इन्हें तो हटाई दो, तो यानी कि 0 इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ है। तो हमेशा ध्यान रखना 0 इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को ही फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ये मत समझना कि जैसे ये 7 लोग हैं तो इन दोनों की भी नौकरी लग जाएगी, इन दोनों को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे अपनी लेबर फोर्स में, इनसे मतलब ही नहीं है, हम खाली उन लोगों को काउंट करेंगे जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर उन लोगों को जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल जाती है तो वो सिचुएशन हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, मतलब देश में खाली वही लोग खाली रहेंगे जो काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमारे देश में 0 अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे देश में 0 अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है 0 इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो 1 नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है और आगे के लिए तो ये ज़रूरी है ही, आगे इसी के बेस पे कॉन्सेप्ट बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा। अब फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का टाइप, हाँ, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम निकालना सीखा था ADAS अप्रोच से और इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच से, लगभग सेम ही थी, ADAS ही मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम देश में कब होगा? हमारा इक्विलिब्रियम देश में तब होगा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। ठीक है, तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट समझना है पहले हमें एक शब्द, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है? मतलब जैसे कि मान लो ये तीनों मिल के साथ में काम कर रहे थे और इन तीनों ने काम करके 1000 यूनिट्स बनाई। अब इन दोनों की नौकरी लग गई, इन दोनों ने भी काम किया, अगली बार इन 5 लोगों ने मिलके अगर हम बात करें तो टोटल 2000 यूनिट्स बनाई। तो ये 2000 यूनिट्स कब बनी? जब मेरे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे जितना भी आउटपुट निकल के आता है उस आउटपुट को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट कहा जाएगा। तो अब इसी के बेसिस पे समझते हैं हम, तो इसी के बेसिस पे ये ध्यान रखना, अभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इसी के बेसिस पे भी समझ में आ जाएगा। तो पहला टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर एक सिचुएशन बनती है, अभी हमने बात करी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे हम ले लेते हैं ADAS, यहाँ पे हम ले लेते हैं इनकम। ठीक, मैं क्या करता हूँ, एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ F, मतलब अगर हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो सारा मिलके काम करेंगे तो वो यहाँ पे 2000 यूनिट्स बनाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, अब अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट कर दें, जैसे कि ये AS का कर्व है और एग्रीगेट डिमांड का कर्व हो, ठीक, तो ये ऐसे ही करके बनाना है, एग्जाम में अगर बनाने को आएगा तो इसके बेस पे पॉइंट ले लेना पहले फुल एम्प्लॉयमेंट मार्क करने के बाद, और यहाँ से जहाँ से भी तुम मतलब AD का कर्व निकालना चाहो AD का
कर्व निकाल देना, थोड़ा सा मेरा गलत बना है, एडी का कर्व निकल जाएगा। तो इस लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, अगर कभी भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर निकल के आता है तो इसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो व्हेन, इसमें जब इक्विलिब्रियम, 1 या 3 नंबर में पूछ सकते हैं, व्हेन इक्विलिब्रियम टेक प्लेस एट फुल एम्प्लॉयमेंट level of output, it is full employment equilibrium। तो ये क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, तो एक ये होता है। दूसरा होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसको भी समझने के लिए भी एक बार फिर से पीछे चलते हैं। अभी मैंने बात की थी ना, ये दोनों नौकरी पे नहीं है, ये दोनों मान लो नौकरी पे नहीं है, तो ये 3 मिलके कितना बनाना है प्रोडक्शन? 1000 कर रहे हैं। तो ये 1000 जो प्रोडक्शन हो रहा है, अभी हो रहा है क्योंकि देश में 2 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब इसमें कम लोग नौकरी कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। तो वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, मतलब जितने हैं हमारे उससे कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडी और एएस, यहाँ पे इनकम। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा ये होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशन होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल में ये सिचुएशन होती है, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते हैं वो एक दूसरे को कट कर देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले। देखो यहाँ पे कट कर दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ये एक दूसरे को कट कर देंगे, जबकि इन्हें कट कहाँ करना चाहिए था? इन्हें कट करना चाहिए था करीबन यहाँ पे जाके। डिमांड यहाँ पे आनी चाहिए थी, वो यहाँ पे आ रही है। तो ये जब ADAS फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले एक दूसरे को कट कर जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम करेंगे। तो इसमें बस यही लिखना है, व्हेन इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, it is known as under employment equilibrium। तो इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया अंडर और फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बस ये सीखना था। अब एक्सेस डिमांड सीखते हैं, क्योंकि अब हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं एक्सेस डिमांड के बारे में, कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, कैसे निकल के आती है, क्या होती है। ठीक, तो एक्सेस डिमांड उसी से निकल के आएगी, व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन it is excess, it is a situation of, it is a sorry, it is a situation of excess demand। तो ये हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहलाती है। अब इसको शो कैसे करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो हर चीज़ ग्राफ में शो करनी है, तो इसके लिए भी आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस 0, ये ADAS हो जाएगा, ये आपका इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हम एक हम पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा कर्व बनाएंगे। ये AS का कर्व बन गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाऊंगा। ठीक, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाएंगे हम, और ये ध्यान रखेंगे, ये हम यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मार्क कर ले रहे हैं, ये बात हम ध्यान रखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है, अब एग्रीगेट सप्लाई को जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम के बाहर कट करना चाहिए, जैसे यहाँ पे मेरा कर रहा है।
ठीक, ये देखो बाहर कट कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे मतलब अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे देखूँ, ऊपर देखूँ तो ये एस एडी को यहाँ काटना चाहिए था, ठीक है, लेकिन काट यहाँ रहा है। तो अगर तुम देखो तो एडी यहाँ पे ये एएस हो गया, ये एडी हो गया। तो एडी और एएस के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, इसी डिफरेंस को हम एक्सिस डिमांड कहते हैं। अब इसे दिखाते कैसे हैं? एग्ज़ाम में इसे दिखाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक डॉटेड लाइन खींच देंगे और इसे नाम दे देंगे एडी डैश, और ये ए नाम दे देंगे, ये बी नाम दे देंगे। ये हमारा 45 डिग्री पे बनता है, ठीक। तो अब इसमें हम क्या क्या मार्किंग करनी होती है, बस आपको ओ एफ मतलब ओ से एफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एडी है, ये एडी जो हो गई ये आपकी एक्चुअल एडी हो गई, और एडी डैश जो है वो एडी रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए जो एडी चाहिए वो ये, मतलब आनी एडी कितनी चाहिए थी, इतनी आ कितनी रही है, इतनी आ रही है, ये एक्चुअल आ रही है हमारी, ठीक। तो ये हो गई, ये हमारी प्लान्ड है, इतनी आनी चाहिए थी, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद ए बी, ये जो जगह बच रही है, ये जो हिस्सा है, इसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड। ये ए बी जो है ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। तो बस हमें इससे बता देना होता है, ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, ठीक, ये मतलब क्या क्रिएट करेगा, इससे हमारे देश के अंदर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक। इन्फ्लेशनरी गैप से क्या होगा, हमारे देश में प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद हम इसको ऐसे करके एक्सप्लेन कर देंगे, द अमाउंट बाय विच एडी एक्सेस एडी डैश, मतलब जिस अमाउंट से एडी डैश से ज़्यादा है वो हमारा इज़ नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, उसे इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाएगा, ठीक। उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, ठीक है। आगे व्हेन एडी बियॉन्ड्स हिज फुल लेवल, व्हेन एडी इंक्रीज बियॉन्ड्स हिज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन द माउंटिंग प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग आउटपुट कॉजेज राइज इन प्राइसेस एंड लीड टू अल्टीमेटली इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। मतलब क्या है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब है जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एडी जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी तो रिसोर्सेज की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोड्यूसर के पास सामान कम होगा, लोग मांग ज़्यादा रहे होंगे। एज अ रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देश के अंदर महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब एक्सेस डिमांड के कॉजेज़ पूछे हैं कि एक्सेस डिमांड के कॉजेज़ क्या हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम पढ़ के आए थे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही तो पढ़ के आए थे। तो बस यही हो गया। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगी, जब कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा, जब देश के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, सरकार अपना खर्चा बढ़ा दे, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, हमारे इंक्रीज़ हो जाएं, तो ये सब इंक्रीज़ अगर होंगे तो होगा, लेकिन इंपोर्ट डिक्रीज़ हो जाए। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट डिक्रीज़ होंगे तो हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, अपने देश से खरीदेंगे, तो हमारे देश में डिमांड बढ़ेगी। तो देखो यहाँ यही लिखा है, इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, ये कब बढ़ेगा, जब इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा या डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा। मतलब एमपीसी या तो बढ़ जाए या फिर एमपीसी जो है बढ़ जाएगा या फिर एमपीएस कम हो जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज इन द सिचुएशन ऑफ गुड बिजनेस एक्सपेक्टेशन, बस ड्यू टू गुड एक्सपेक्टेशंस इन बिजनेस रिटर्न्स आर हाई सो इन्वेस्टर इन्वेस्ट मोर। ठीक, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तब इंक्रीज होगा जब बिजनेस में अच्छी एक्सपेक्टेशंस की हमें उम्मीद होगी, मतलब हमें ज़्यादा फायदा होने वाला होगा। ज़्यादा फायदे के चक्कर में इन्वेस्टर्स जो है ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, अगर सरकार अपने डेवलपिंग और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर खर्चा बढ़ाते तो उससे भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर फॉरेन में हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगी।
ठीक। डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स मतलब हम लोग जो है बाहर का सामान यहाँ पे कम खरीदना शुरू कर दें। ऐसा कब होगा? जब इम्पोर्ट जो हम सामान बाहर से खरीद रहे हैं, ठीक, वो उनकी कीमत ज़्यादा हो जाए। यहाँ लिखा है इम्पोर्ट में डिक्लाइन वेयर इंटरनेशनल प्राइस आर हायर देन द डोमेस्टिक प्राइस, मतलब जो सामान हम फॉरेन से खरीदते हैं उसका ही सेम प्रोडक्ट हमें इंडिया में उससे कम कीमत में मिलेगा, तो वो हमें महंगा लगेगा, तो इम्पोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे, तो इससे हम अपने देश का खरीदेंगे। डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस में अगर सरकार कमी कर दे, टैक्सेस में कमी करने से क्या होगा? प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। कुछ सोचो, अगर कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का, उस पर सरकार 20 रुपये का टैक्स लगाती है, तो 120 का बिक रहा है। अब अगर सरकार कहेगी नहीं, इस पर हम 5 रुपये का टैक्स लेंगे तो 105 का बिकेगा, तो सस्ता हो गया, नहीं हो गया प्रोडक्ट। तो डिक्रीज इन टैक्सेस की वजह से भी क्या होगा? हमारी डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर सरकार मनी सप्लाई बढ़ा दे, तो ये तो हमें पता ही है कि अगर सरकार जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ा देगी तो जो है डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी और महंगाई बढ़ेगी। देश में महंगाई तभी बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है, ये हम पहले से जानते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इसका नतीजा क्या निकलेगा? इन्फ्लेशनरी गैप, देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, तो पढ़ लेना इसे। स्टैटिक जीडीपी मतलब कांस्टेंट जीडीपी, ठीक, यहाँ का मतलब है व्हेन हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर जीडीपी, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी क्यों यहाँ पे डिमांड तो ज़्यादा आ रही होगी लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हम पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जितने लोग हैं हमने उन लोगों को पहले से ही यहाँ पे नौकरी पे लगा रखा है। हमारी 5 की जो लेबर फोर्स है वो हमारी ऑलरेडी वर्क करके ही 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पा रही है, ठीक, तो इससे ज़्यादा तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या होगा? हायर डिमांड्स की वजह से जीडीपी जो है वो नहीं बढ़ पाएगी। स्टैटिक जीडीपी मतलब कांस्टेंट जीडीपी देखने को मिलेगी। यहाँ लिखा है बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, क्योंकि रिसोर्सेज पहले से पूरी तरीके से एम्प्लॉयड होंगे हमारे। इसके अलावा वेज प्राइस स्पाइरल, महंगाई बढ़ने से क्या होगा भाई? मार्केट में चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, जब चीज़ों की कीमत बढ़ेगी तो वर्कर्स जो है वो हायर सैलरी की डिमांड करना शुरू कर देंगे। अब वर्कर्स अगर हायर सैलरी की डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम अपने ऊपर लेके देखो, ठीक है, अगर तुम प्रोड्यूसर हो और तुम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, उसकी कीमत तुम रखते हो 100 रुपये। उस 100 रुपये में अगर मैं रेंट की बात करूँ, हमारा रेंट, इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस और प्रॉफिट, इस 100 रुपये में तुम 10 रुपये का रेंट देते हो, 10 रुपये का इंटरेस्ट देते हो, 40 रुपये की वेजेस देते हो और 40 रुपये का प्रॉफिट रखते हो, ठीक है। तो ये अभी है। अब वे लेबर आए तुम्हारे पास और लेबर के ना मालिक ना 40 नहीं, हम तो 60 लेंगे। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपना प्रॉफिट कम करके 40 से 20 कर लो, 20 रुपये इन्हें दे दो। ऐसा तुम करोगे नहीं, कोई भी समझदार बिजनेसमैन नहीं करेगा, बिजनेस खोले बैठे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। तो अब एज अ रिजल्ट हम क्या करेंगे? हम जो है अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उसे बढ़ा देंगे, 120 कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा? रेंट 10 का हो जाएगा, इंटरेस्ट 10 का हो जाएगा, वेजेस 60 की हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट 40 का हो जाएगा। तो ठीक है, देखो वेजेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ? जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो भी क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई नहीं बढ़ गई, तो यहाँ लिखा है ड्यू टू राइज इन प्राइजेस लेबर विल डिमांड हाई वेजेस, लेबर हाई डिमांड वेजेस की डिमांड करेगी, एंड हायर वेजेस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हायर वेजेस अगर हम देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एंड इट विल अगेन लीड टू राइज इन प्राइजेस। देखो फिर से महंगाई हो गई, नहीं हो गई? पहले ही 100 रुपये महंगा था तो वेजेस कह रही थी, सर लेबर कह रही थी कि साहब खर्चा नहीं चल रहा है और पैसे दो, ठीक, अब तो वो और महंगा हो जाएगा मार्केट डे प्रोडक्ट, तो उससे फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर लेबर दोबारा आ जाएगी कि साहब 60 में काम नहीं चल रहा है, बस ही चाहिए। तो ये एक सिचुएशन बन जाएगी। इस सिचुएशन को हम वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा प्रोड्यूसर्स का? ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं वो लोग, तो उन्हें अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होगा। कंज्यूमर परचेजिंग पावर गोज डाउन, मतलब इन महंगाई बढ़ने से क्या होगा? कंज्यूमर कम ज़्यादा रुपए में कम सामान खरीद पाएगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। प्रोड्यूसर गेट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब प्रोड्यूसर को जो है फालतू प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एक्सेस डिमांड। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड। ठीक, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड एक सिचुएशन होती है जब एडी जो है वो एएस से ज़्यादा हो, एट कब? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ठीक, तो डेफिशिएंट डिमांड माना जाता है। तो कहो सर कैसे? इसका कर्व कैसे बनेगा? पिछले का हमने ट्रिक सीखी थी कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट मार्क करो, ठीक है, और एएस का कर्व बनाओ और एडी का कर्व जो इस हिसाब से बनाना कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाहर कटे। तो एक्सेस डिमांड में जो कर्व बनेगा मतलब वो आप इस तरीके से बनाओगे
कि वो ऐसे करके काटे एडी का, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाहर कटना चाहिए। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रह गया और ये यहाँ पे कट गया, ठीक, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में ऐसा नहीं होगा, तो मैं इसको रब कर दूंगा बाद में। डेफिशिएंट डिमांड में कैसा होगा, डेफिशिएंट डिमांड में जब आप ये बनाओगे एडी बनाओगे, तो आप इस हिसाब से एडी बनाओगे कि वो एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले कट करे। देखो उसमें यहाँ कर रही थी, उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इसमें पहले कट करेगी, ठीक। तो ये जो हमारी एडी होगी, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी एक्चुअल एडी होगी जो असलियत में आ रही है, ठीक, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले आ रही है। तो अगर मैं देखूँ तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ही मैं ऊपर को मार्किंग शुरू करता हूँ, तो मार्किंग शुरू करी, ए डी यहाँ आ रही है, ए एस यहाँ आ रही है। अगर मैं इसे ए और इसे बी मार्क करूँ तो ए डी और ए एस के बीच का जो यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है, ये साफ साफ बता रहा है कि ए एस जो है वो ए डी से ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं, ठीक है। इस गैप को, इस चीज़ को डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो हमारी जो ए डी आनी चाहिए, ए डी डैश, वो ये आनी चाहिए, ठीक। मैंने इसमें नोट्स के हिसाब से उल्टी कर दी है लाइन, वैसे हमारे नोट्स में ये वाली एडी वाली लाइन डैश में बनी हुई है, दोनों ही उसमें, और इसमें एडी डैश में बनी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। बात वही है, हमने एडी डैश के हिसाब से और एडी के हिसाब से समझो, मतलब एक्चुअल एडी ये आ रही है, इससे पहले कट कर रही है, आनी ये चाहिए। तो ये जो गैप है, ये एडी जो है यहाँ पे ए एस से जो है कम है, इस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं और डेफिशिएंट डिमांड भी कहते हैं। तो इसमें भी आपको वही दिखाना है, ओ एफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, ए बी डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। उसके बाद ए डी डैश, ए डी रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ए डी ये एक्चुअल ए डी है हमारी। तो बस हमें ये चार चीज़ें इसके अंदर बता देनी होती हैं, ये हमारी एक्चुअल एडी है, ठीक। तो ऐसे करके आपको बस ये चार इसमें लिख देनी होती है। अब डेफिशिएंट डिमांड के भी प्रोसेस पूछेगा कि डिमांड कम क्यों आ रही है, भाई डिमांड ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे, इंपोर्ट्स कम हो गए थे, टैक्सेस कम हो गए थे। तो इन सब का उल्टा लिख देना होता है बस इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो या तो वो आता है या डेफिशिएंट डिमांड आता है, इन दोनों में से ये पूछते हैं। कॉजेज़ तो मुझे उम्मीद नहीं है कि पूछेंगे इन दोनों में से, हाँ कॉन्सिक्वेंसेस पूछ सकते हैं और मीजर्स टू करेक्ट पूछेंगे कि इन्हें सही कैसे किया जाता है। तो वो भी अभी हम देखेंगे कि इन्हें सही कैसे किया जाता है। पहले कॉजेज देख लो, ठीक। डिक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कब हो जाएगा, जब प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा हो जाएगी या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब लोगों को इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल नहीं मिलेगा, मतलब रिटर्न हायर नहीं मिलेंगे, तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम करेगा। इनकी डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, सरकार जो है अपने खर्चे को, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, क्यों, क्योंकि बजट की वजह से। तो इससे भी जो है बजट की कॉन्सेप्ट, मतलब बजट में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने पढ़ के आई, इसकी वजह सरकार को अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं, आगे भी देखेंगे। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, अगर हमारा सामान फॉरेन कंट्री में उसकी डिमांड आना बंद हो जाए, मतलब फॉरेन कंट्री में हमारा सामान महंगा हो जाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो उससे हमारी जो है डिमांड कम हो जाएगी। राइज इन इम्पोर्ट, हमारे देश के लोग हमारे देश का बना हुआ सामान खरीदना छोड़ के विदेश का सामान खरीदना शुरू कर दें तो इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कब होगा, जब फॉरेन का सामान हमारे देश के बने हुए सामान से सस्ता होगा। इंक्रीज इन टैक्सेस, सरकार टैक्स बढ़ा दे, मतलब पहले एक प्रोडक्ट 120 रुपये का था, अब सरकार कह रही है हम पहले 20 रुपये टैक्स लेते थे, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट था, 20 रुपये का टैक्स था, तो 120 का प्रोडक्ट बिकता था। अब सरकार कह रही है ना, हम लेंगे 50 रुपये का टैक्स, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट था, 50 का टैक्स लगेगा, मतलब अब प्रोडक्ट 150 का बिकेगा। तो इससे भी क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा हो गया। प्रोडक्ट महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, आरबीआई जो है मनी सप्लाई कम कर दे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह को कम कर दे। इससे क्या होगा, बैंक जो है ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे तो प्रोड्यूसर के पास इन्वेस्टमेंट करने को पैसा नहीं होगा। जब इन्वेस्टमेंट करने को पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम निकल के आएगी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका असर क्या पड़ सकता है हमारे देश के ऊपर,
तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब इससे डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप हमारा क्रिएट होता है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ डिमांड इक्विलिब्रियम बिटवीन एडी एंड एएस टेक प्लेस एट द बिफोर द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एडी और एएस के बीच का इक्विलिब्रियम बिफोर लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है। ठीक, एज अ रिजल्ट अगर हम बात करें तो प्लान्ड आउटपुट होता है वो प्लान पोटेंशियल आउटपुट से कम रहता है। मतलब जो हम देख रहे हैं रिमेन लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट, मतलब जितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं हमारा प्रोडक्शन उससे कम हो रहा है, हम अपने पोटेंशियल से कम में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर फोर्स में खाली 3 लोग ही तो अनएम्प्लॉयड हैं। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे 5 होने चाहिए थे। अंडर एम्प्लॉयमेंट पे बन रहा है। अंडर मतलब इससे पहले जब बनेगा, अंडर कब बनेगा, जब खाली 3 लोग एम्प्लॉयड होंगे हमारे 5 में से। ठीक, तो ये हो गया डिफ्लेशनरी गैप। आपको पता ही है लो डिमांड की वजह से जब डिमांड मार्केट में नहीं आएगी तो प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, लो आउटपुट, और लो आउटपुट की वजह से लो इनकम, फिर लो इनकम की वजह से लो डिमांड। तो ये समस्या क्रिएट होती रहेगी। अनडिजायर्ड स्टॉक मतलब प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएगा, मतलब एडीएएस से कम होने की वजह से प्रोड्यूसर जो है अपना सारा सामान नहीं बेच पाएंगे जो उन्होंने बेचने की प्लानिंग की थी स्टार्टिंग में। एज अ रिजल्ट उनका स्टॉक जो है पाइलअप होने लगेगा, मतलब बढ़ने लगेगा। इस स्टॉक को बेचने के लिए या तो उनके पास ऑप्शन है कि वो उसे सस्ता करके बेचें या फिर अगले साल का जो प्रोडक्शन है उसे कम कर दें। लॉस ऑफ प्रॉफिट, इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर का सारा स्टॉक क्लियर नहीं होगा, तो एक तो वही नुकसान है। इसके अलावा ज़्यादा स्टॉक होने की वजह से हो सकता है उसके प्राइसेस कम करने पड़ जाएं तो नुकसान होगा। कंज्यूमर की परचेसिंग पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की मीनिंग। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज भी देख लिए। कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉजेज तो ईजी भी है, वैसे भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अब इससे आने की उम्मीद होती है वो होता है मीजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड, सही तो लिख रहे थे, एक्सेस डिमांड। मतलब हम क्या करें, सरकार क्या करे हमारे देश की कि ना ही देश में एक्सेस डिमांड हो, मतलब ना देश में महंगाई हो और ना ही देश में मंदी का समय हो, डिफ्लेशन हो। तो सरकार ऐसा क्या करे, देखो बात को समझो। एक्सेस डिमांड देश के अंदर क्यों है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। ठीक है, एक्सेस डिमांड, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है इसीलिए तो एक्सेस डिमांड आ रही है। ठीक, तो इसको सही करने के लिए क्या करें, लोगों के पास से पैसा छीन लें। तो सरकार या बैंक जो आरबीआई होता है हमारा, वो इसी तरीके से कुछ ना कुछ करता है और लोगों से उनका पैसा छीन लेता है। जैसे क्या करता है सरकार, इन दोनों सिचुएशंस को सही करने के लिए 2 तरह की पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। पहली होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, फिजिकल पॉलिसी मतलब बजटरी पॉलिसी, बजट। तो आप बजट पढ़ के आए थे, कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी आप पूरी पढ़ चुके हो, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इसका दूसरा नाम होता है। इसे कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा नाम होता है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, तो इसे आरबीआई बनाता है। अब हम गवर्नमेंट बजट में पढ़ के तो आए कि क्या होता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि सरकार गवर्नमेंट बजट की मदद से महंगाई और मंदी को कैसे सही कर सकती है। आरबीआई का तो हमने देख रखा है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक, और हमारे जैसे कि क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, एलएलआर मतलब सीआरआर और एसएलआर। ठीक, और इसके अलावा हमारे कुछ होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मार्जिन रिक्वायरमेंट जो आपने बैंकिंग में कवर कर लिया।
मतलब बैंक वाले चैप्टर में कवर कर लिया। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन और क्रेडिट रेशनिंग, तो ये हम कवर कर चुके हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी में देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मदद से बजट में गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, महंगाई को कम और बढ़ाती है। तो अगर ध्यान देखो बजट के अंदर क्या था, इनकम और खर्चे की तो बात हो रही थी, ठीक है। तो अब सोचो देश के अंदर एक्सेस डिमांड है, सरकार पहले खर्चे का पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम और खर्चे तो थे, पहले खर्चे का पॉइंट ऑफ व्यू लो, तो यानी कि पहले तो सबसे पहले आपका आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इनकम्स की बात करी, तो सरकार की इनकम किस में है, टैक्सेस में है, ठीक। तो दूसरा टैक्सेस हो जाता है। इसके अलावा दो और होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं हम वो भी देखेंगे। एक होता है हमारा पब्लिक बोरोइंग, ठीक, इसे पब्लिक डेब्ट भी कहते हैं। और चौथा होता है हमारा बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, कि हम आरबीआई से पैसा बोरो कर लें, इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ठीक। तो इन चारों को देखना है, तो यही चार फटाफट से देख लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी होती है, इससे खैर इतना कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट, तो ये तो खाली इंट्रोडक्शन के लिए लिखे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए सरकार खर्चा कहाँ करती है। सरकार खर्चा करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पे, डैम पे, ब्रिजेस पे, एजुकेशन पे, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम पे, डिफेंस पे, वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करने में सरकार खर्चा करती है। अब सरकार इस खर्चे को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सही करने में कैसे रुकेगी, तो यहाँ दे रखा है, जब कभी भी देश के अंदर एक्सेस डिमांड होगी, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम कर देगी। खर्चे कम करने से क्या होगा, जो देश के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, मतलब एक्ट एज अ विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसे बाहर निकल जाएंगे, मतलब मनी सप्लाई इससे कम हो जाएगी, ठीक। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कम होने से क्या होगा, डिमांड देश के अंदर कम हो जाएगी, सरकार का खर्चा कम हो गया, डिमांड कम हो गया। आपको ये नहीं लिख मिले अगर, तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट की खर्चा कम होने की वजह से जो देश के अंदर जो गवर्नमेंट की डिमांड आ रही है वो कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक्सेस डिमांड में थोड़ी कमी आएगी और इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। दूसरा, अगर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो सरकार अपने खर्चे को बढ़ा देगी, मतलब देश के अंदर मंदी का समय है, मंदी का समय मतलब जब एडीएस से कम है, तो सरकार अपने खर्चे को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। खर्चे को बढ़ाने से क्या होगा, देश के अंदर जो है डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, देश के अंदर अगर हम बात करें तो जो है डिफ्लेशन सही होना शुरू हो जाएगा। या ये भी कह सकते हो, इससे सरकार जो है देश के अंदर डिमांड क्रिएट करने से पैसा देश के अंदर डाल रही है, खर्चा कम करने से सरकार देश के अंदर से पैसे खींच ले रही है, तो इसलिए उसे विड्रॉल कहा गया था, यहाँ पे इंजेक्शन कहा गया, इसे लीकेज भी लिख सकते हो आप, जो इंजेक्शन और लीकेज पड़ा था। टैक्सेस, टैक्सेस क्या होते हैं, कंपल्सरी पेमेंट होते हैं, हमें पता है। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है, ठीक, बर्डन ऑन बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन हाउस होल्ड द गवर्नमेंट रिड्यूस देयर इनकम, टैक्स बढ़ाने से सरकार क्या करेगी, लोगों की इनकम कम कर देगी। जब लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट क्या आएगा, एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर सरकार टैक्स कम कर दे तो लोगों की इससे इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने से क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड कम हो जाएगी। बस इसमें ये लिखना है। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक से पैसा उधार लेना, मतलब नॉर्मल लोगों से डिबेंचर वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, ठीक। डेफिशिएंट डिमांड के समय पे सरकार क्या करती है, अपनी बोरोइंग्स को कम कर देती है पब्लिक से, जिससे क्या होता है, लोगों के पास पैसा होता है और लोग उससे डिमांड क्रिएट करते हैं, तो इससे डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेप अप पब्लिक बोरोइंग, सरकार जो है लोगों से खूब पैसा जो है उधार लेने की कोशिश करती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देकर, ठीक। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी, मतलब लोगों के पास जो पैसा होता है वो कम हो जाता है, अकॉर्डिंगली एक्सेस डिमांड जो है वो सही हो जाएगी। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, ठीक, इट इज़ इंक्रीज टू फाइट डिफ्लेशनरी गैप, मतलब बोरोइंग, जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तो आरबीआई से पैसा गवर्नमेंट बोरो करेगी, आरबीआई से पैसा बोरो करेगी, गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट उसे कहीं ना कहीं खर्च करेगी, तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। हायर बोरोइंग रिलीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप, तो इससे डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशनरी गैप सही हो जाएगा। और अगर इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो क्या करेगी सरकार, इसे बोरोइंग्स को कम कर देगी, कम करने से क्या होगा, पैसा
आरबीआई के पास रहेगा, सरकार के पास पैसा नहीं होगा, पैसा सरकार कम खर्च करेगी तो डिमांड कम आएगी और इन्फ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा, मतलब लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर कम रहेगी क्योंकि सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अलावा दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो आपको पता ही है, ये सब चीज़ें होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। एक बार तो 2 मिनट को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इनको फटाफट से। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं। ये बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन के समय पे और घटा दिया जाता है डिफ्लेशन के समय पे। इन्फ्लेशन के टाइम पे इसे बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जब बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देता है तो इससे कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई देश के अंदर कम हो जाती है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन सही हो जाती है। अगर बैंक रेट को आरबीआई कम कर देगा तो बैंक रेट कम करने से जो बैंकों की कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई देश के अंदर बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से डिफ्लेशन की सिचुएशन निपट जाती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, पहले रेपो समझते हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। ये महंगाई के समय पे बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के समय पे कम कर दिया जाता है। इसे बढ़ाने से क्या होगा, जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो रेपो रेट के बढ़ने की वजह से कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सेम चीज़ जो बैंक रेट में थी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। डिफ्लेशन की सिचुएशन में रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई देश में बढ़ जाएगी और हल्के हल्के डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन सही हो जाएगा। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेता है या कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा करते हैं। ठीक, आरबीआई महंगाई के समय पे इसे बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, जब ये रेट बढ़ जाता है तो लोग जो है ज़्यादातर कमर्शियल बैंक जो होते हैं अपना सारा पैसा आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो लोन नहीं दे पाते हैं और लोन ना देने की वजह से देश में मनी सप्लाई कम होती है। मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन सही हो जाता है। ठीक है। और आरबीआई जब डिफ्लेशन का समय होता है तो इसे कम कर देता है। अब आरबीआई के पास पैसे जमा करने पे कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट मिलेगा तो आरबीआई के पास लोग कमर्शियल बैंक पैसे जमा नहीं करेंगे। अब वो पैसा क्या करेंगे, लोगों को लोन पे देंगे तो उससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इससे मनी सप्लाई देश में बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन देश में सही हो जाएगी। सीआरआर, एसएलआर, तो ये तो मैं पता ही है। सीआरआर वो हिस्सा होता है हमारे इनिशियल डिपॉजिट का जो आरबीआई के पास जमा करना होता है एलएलआर में से, और एसएलआर वो हिस्सा होता है जो बैंकों को अपने पास में रखना होता है। सीआरआर और एसएलआर बढ़ाने से क्या हो जाता है, जो लैंडिंग कैपेसिटी होती है बैंक्स की वो कम हो जाती है। मतलब जैसे एलएलआर पहले 10% था, 10,000 का डिपॉजिट आया तो सीआरआर एसएलआर में कितने जाएंगे, टोटल 1,000 रुपये जाएंगे। उन्हें अलग अलग मत करो, अभी खाली 1,000 मान लो, 1,000 जाएंगे। ठीक है। तो हम कितने का, 1,000 का अगर डिपॉजिट आया था तो एक उसमें से हमने 10% इसमें डाल दिया तो 100 रुपये इसमें पड़ गया। 10,000 का डिपॉजिट आया था तो उसमें से 10% पड़ गया, मतलब 1,000 पड़ गया तो 9,000 रुपये का ही लोन दे पाए। अब आरबीआई ने मान लो इसे बढ़ा दिया, आरबीआई ने कहा ना 30%, तो 10,000 आएंगे तो 3,000 जो है इसमें चले जाएंगे और 7,000 का हम खाली लोन दे पाएंगे। यानी कि बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई देश में कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने की वजह से डिफ्लेशन सही हो जाएगा और इन्फ्लेशन सही हो जाएगा, सॉरी। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करेंगे, सीआरआर का रेट और एसएलआर का रेट कम कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो देश के अंदर हमारी बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, डिफ्लेशन सही हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या होता है, इसके अंदर सरकार जो है वो बैंक आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट बैंक्स की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनको ओपन मार्केट में खरीदता और बेचता है, मतलब बैंक को खरीदता बेचता है नॉर्मली। ठीक, जब देश में महंगाई का समय होता है तो आरबीआई क्या करता है, उस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो कमर्शियल बैंक्स को बेचता है और उनसे पैसा ले लेता है। तो कमर्शियल बैंक का सारा पैसा आरबीआई के पास, अब उनके पास देने को लोन ही नहीं है तो कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और जो देश के अंदर मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने की वजह से इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। अब जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो आरबीआई क्या करेगा, इन्हें सेल कर देगा कमर्शियल बैंक को। जब कमर्शियल बैंक इन्हें खरीदेंगे तो हाँ, कमर्शियल बैंक को ये सेल करेगा। जब कमर्शियल बैंक नहीं परचेज करता है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया शायद मैंने। ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज और सेल करी जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। दोबारा से देख लो, जब कभी भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा,
जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें बेचता है कमर्शियल बैंक को। जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचेगा तो उसके बदले कमर्शियल बैंक को आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे, तो उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। लेकिन जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक से यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा महंगे रेट पे। इससे क्या होगा, पैसा आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ने से देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन को सही कर दिया जाएगा। मॉरल सुएशन में कुछ नहीं आता, खाली गाइडलाइंस वगैरह आती हैं जो आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक्स को। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जैसे कि अगर तुम लोन लेने जाओ आज 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो बैंक वाले तुमसे कहेंगे कि हमें 1,20,000 की या 30,000 की कोई एसेट गिरवी रखो, तो तुमने 1,30,000 की एसेट गिरवी रखी, ठीक, तुम्हें लोन मिला 1 लाख का, तो ये 30,000 रुपये का डिफरेंस है, ये 30,000 रुपये का डिफरेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, अब इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को आरबीआई कम बढ़ करता है। इसे कम कब कर देगा, जब आरबीआई चाहेगा कि तुम ज़्यादा लोन लो, मतलब आरबीआई कहेगा कि अब 1,30,000 नहीं चाहिए, 1,10,000 में 1 लाख का लोन मिल जाएगा, तो ये कम कर दिया तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मतलब कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा देंगे तो देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिफ्लेशन सही हो जाएगा। और अगर इसे बढ़ा दे, अब वो कहना 1 लाख का लोन लेने के लिए 1.5 लाख चाहिए, तो क्या होगा, लोग लोन लेना बंद कर देंगे, तो लैंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी, मनी सप्लाई देश के अंदर कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इन्फ्लेशन जो है वो काबू हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। क्रेडिट रेशनिंग आरबीआई जो है पहले से तय कर देता है कि किस सेक्टर को आपको कितना लोन देना है, जैसे पर्सनल लोन कितने करोड़ का देना है, होम लोन कितने करोड़ का देना है, कार लोन कितने करोड़ का देना है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, तो ये क्रेडिट रेशनिंग कहलाती है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना, जो क्वांटिटेटिव मीजर्स होते हैं उन्हें जनरल कंट्रोल मीजर्स कहते हैं, मतलब बैंक रेट वगैरह इन्हें स्पेसिफिक कंट्रोल मीजर्स भी कहा जाता है। तो ये इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, वैसे बैंकिंग में हम ये कवर कर चुके हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक, तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, जैसे कि मीजर्स अच्छे से कर लेना बजट वाले, क्योंकि ये तो हमारे बैंकिंग में ही कवर होगा, ये 4 अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड के कर्व्स कर लेना और उनके कॉन्सिक्वेंसेस कर लेना। फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह 1 नंबर में पूछा जाएगा, उसकी इतनी टेंशन नहीं है। ठीक, चलो।